हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से हाल ही में चुनाव आयोग ने मात्र 9 सीटों पर विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया है। जो अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर, उसको चुनाव आयोग ने किसी कारणवश रोक लिया है। हालांकि उसके कारण को स्पष्ट नहीं किया है कि उस पर चुनाव क्यों नहीं अभी हो रहा है। और आज मैं बात करने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी की खबरें, या फिर कहे कि बहुजन समाज की खबरें हम लगातार आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे देश में तमाम मीडिया चैनल है जो खासकर बीजेपी व कांग्रेस की खबरों को दिखाने में आमादा रहते हैं, यानी कि आतुर रहते हैं। लेकिन साथियों, बहुजन समाज की खबरें कोई भी चैनल दिखाना नहीं चाहता, और इसलिए हम बहुजन समाज की खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के साथ साथ ही महाराष्ट्र व झारखंड का भी उपचुनाव होना है, और 4 सीटों पर जो उपचुनाव है वो बिहार में भी अभी हाल ही में होना है। और फिर आने वाले अगले साल 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव भी होना है। और इसी को देखकर बहुजन समाज पार्टी ने बिहार के अंदर अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने आरजेडी के दिग्गज नेता लालू यादव व उनके बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। जी हां साथियों, बड़ा झटका दिया है आरजेडी पार्टी को। बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने आरजेडी के तमाम दिग्गज नेता, लगभग 15 से 20 नेता आरजेडी के जो बीएसपी में शामिल हो चुके हैं, आरजेडी को छोड़कर बीएसपी में शामिल हो चुके हैं, और वो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पटना में जाकर उन्होंने कल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है, और उनको अनेक प्रकार के पद भी आवंटित किए गए हैं। तो आखिरकार साथियों, वो कौन से नेता है जिन्होंने आरजेडी को छोड़कर बीएसपी का दामन थामा है? उनमें दीपक यादव है, जो आरजेडी के दिग्गज नेता है। करण कुमार आरजेडी के दिग्गज नेता है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध यादव मुखिया, जिनका नाम है, उन्होंने भी बीएसपी शामिल की है। अशोक कुमार यादव, ये भी आरजेडी के दिग्गज नेता रहे, इन्होंने बीएसपी में शामिल हो गए हैं। श्रेय वशिष्ठ, जो भी आरजेडी को छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। वरिष्ठ नेता बाबू लाल मुखिया बीएसपी में शामिल हो गए हैं। दुर्गावती देवी आरजेडी को छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गई है। विनोद यादव बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिए हैं। वरिष्ठ नेता वीरेंद्र यादव, इन्होंने भी बीएसपी का दामन थाम लिया है। बीडीसी अनिल यादव, इन्होंने भी आरजेडी को छोड़कर बीएसपी का दामन थामा है। और पटना के बीएसपी कार्यालय में ऐसे तमाम नेताओं ने, लगभग 2 दर्जन नेताओं ने आरजेडी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बिहार के अंदर 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, और 2025 का विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है। और उसी को साधने के लिए मायावती जी ने अपनी खास रणनीति के जरिए इन लोगों को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा लिया है। और बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से मायावती जी ने यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिनका नाम सतीश यादव है, जो साथियों बड़े ही कद्दावर नेताओं में से एक है। और एक तरफ झारखंड से बहुजन समाज पार्टी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ साथियों, झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। झारखंड में लगभग 81-82 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर विधानसभा का चुनाव अकेले ही लड़ रही है। कुछ सीटों पर तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। और अभी हाल ही में झारखंड के पूर्व मंत्री अखलूराम महतो के बेटे राजेश महतो ने बहुजन समाज पार्टी शामिल की है। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर है। झारखंड से पूर्व मंत्री के बेटे ने बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता ले ली है, और उन्होंने वादा किया कि हम झारखंड में बहुजन समाज पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, और इस बार झारखंड में बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खोलेंगे। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ साथियों, बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को लेकर। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 7 विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी लगभग 8 विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट आना अभी बाकी है। कुछ घंटों में ही बीजेपी के प्रत्याशियों की भी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पेंच फंस गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। जी हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तकरार इस कदर तक बढ़ चुकी है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। आपको अगर ज्ञात हो, समाजवादी पार्टी मुखिया ने
बगैर कांग्रेस के पूछे ही उत्तर प्रदेश से 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और कांग्रेस के लिए, अपने गठबंधन के साथी के लिए गाजियाबाद व खैर विधानसभा की सीट को छोड़ दिया और इन सीटों पर चुनाव लड़ने को कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कांग्रेस फूलपुर, मंझवा और एक और विधानसभा की सीट है उसको लगाकर 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो एक तरफ साथियों महाराष्ट्र के अंदर जो बड़ा गठबंधन बना है इंडिया नाम का, MVA नाम का, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर दावेदारी कर दी है कि हमको महाराष्ट्र के अंदर 12 सीटें विधानसभा के चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। उसका आंकड़ा भी, ब्यौरा भी बना लिया है किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो वहां पर साथियों कांग्रेस चाह रही है कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में पैर ना पसारने दिए जाए। मात्र 1-2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को कांग्रेस निपटाना चाह रही है और इसलिए कांग्रेस ने अपना यह बड़ा दांव खेला है उत्तर प्रदेश में कि हम चुनाव से ही किनारा कर लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस के मन में सबसे बड़ी एक बात है कि अगर हमने उपचुनाव में कम सीटों पर सहमति जता दी, कम सीटों पर बंटवारा कर लिया, तो आने वाले 2027 के यूपी के विधानसभा के चुनाव में हमारा उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। तो हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ज़्यादा सीटें अखिलेश यादव से नहीं मांग पाएंगे और इसलिए कांग्रेस दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने की तैयारी में, तो एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी को सीटें देने में आनाकानी करने लगी है। जिस तरह आपने हरियाणा में देखा, कांग्रेस जीतकर भी चुनाव को हार गई और वहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। तो साथियों वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटें मांगी थी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस से 5 सीटें मांगी। अगर कांग्रेस ये 15 सीटें हरियाणा में समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी को दे देती तो आज बड़े आराम से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही होती। जो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा हरियाणा में, कांग्रेस को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि कहीं हमारा महाराष्ट्र में भी खेला खराब न हो जाए, क्योंकि जो बीजेपी है वो बहुत ही चालाक पार्टी है। बाकी साथियों आपको क्या लगता है, क्या बहुजन समाज पार्टी को भी किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ना चाहिए? अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ती रही, क्या बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिल जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है यह भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।